देखिए अपन आज अपने को बात करनी है। हाँ दीपिका जी, कुछ पूछना है आपको? ये जो 35 नंबर वाला श्लोक है अपना, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ये जो वो बताया था ना, पढ़ते पढ़ते पूर्वा पूर्वानंतरा, यानी आगे आगे के स्वर्गों की जघन्य आयु कितनी है। तो नरकों में भी दूसरे द्वितीयादिशु यानी दूसरे नरक से ऐसे ही लगाना है कि ऊपर के नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नरक की जघन्य आयु। तो नारकाणाम च द्वितीयादिशु, ऐसा नरकों में भी इसी दूसरे नरक से ऐसे समझना। नरकों, जैसे ऊपर दूसरे कहा था नरक पर, से द्वितीयादिषु, हाँ द्वितीयादिशु मतलब यानी दूसरे दूसरे नरक नरक से, से, ऐसे ही जैसे समझना। हाँ, जैसे पढ़ते पढ़ते ऐसे। पूर्वा पूर्वानंतरा कहा था कि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में नीचे के स्वर्ग वाली उत्कृष्ट आयु वो ऊपर के स्वर्ग में जघन्य हो रही है, ऐसे ही नरकों में पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो द्वितीयादिशु दूसरे नरक में वो जघन्य आयु बन जाएगी। ऐसे बोलिए शशि। आपने आपने पिक्चर्स भेजे थे ना व्हाट्सएप पे, वो सूर्य चंद्रों के बारे में। तो हाँ एक आप कोई चंद्र की 15 गलियों के मध्य ही 28 नक्षत्रों की 8 गलियां हैं कि 3 गलियां होती है? 8 गलियां 8 होंगी कि 3 होंगी? 8 8 8 होंगी ना? मैंने कल और कुछ पूछना है आपको? हो, नहीं। हो गया। कल मैंने आपको पूरा कोर्स भेजा है और वो दिखने में ऐसे बहुत सारा दिख रहा होगा लेकिन ज्यादा चीजें नहीं है। वो तो उसके आंसर एक एक पॉइंट वाले ही हैं। और बुक में जितना विषय है वो मैंने अलग से लिख के नहीं भेजा है। बुक में जितने सूत्र हैं, सूत्रों के अर्थ हैं और जो बातें अपन ने पढ़ी है वो सब तो है ही। इसके अलावा जो थोड़ा एक्स्ट्रा अपन ने पढ़ा है तो उसमें से बहुत सारी चीजें देवियों के बारे में पढ़ा था, या ढाई दीप के बाहर वाले में ज्योतिष श्लोक के बारे में पढ़ा था। और भी बहुत सारी चीजें बीच बीच में, चैत्य वृक्ष वगैरह, वो सब अभी एग्जाम के कोर्स में नहीं है। एग्जाम के कोर्स में बस ये इतना ही, जो जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्र हैं तो उसमें जो बातें हैं वो सूर्य चंद्र से रिलेटेड बातें हैं। इसके अलावा जो कॉमन है तो कॉमन ऊंचाई और ढाई द्वीप में कितने सूर्य चंद्र हैं वो जो मैंने लिख के बताया, मतलब उसमें भेजे हैं आपको। और वैमानिक देवों के संबंध में भी ये सारी बातें, जो ज्यादा नहीं आउट कोर्स, तो वैमानिक देवों के संबंध में जो सूत्रों में है ज्यादातर वही है सारी बातें। तो अपने को तैयारी करनी है। आज अपन पढ़ेंगे अभी सिद्धशिला और सिद्धलोक के बारे में। बोलिए रश्मि जी। मेरे को भी यही पूछना था, सूर्य की जो गमन गलियां हैं वो तो 184 है हाँ ना, और 65 जम्बूद्वीप में और 119 लवण समुद्र में। हाँ, तो फिर ये सूर्य की गमन एरिया जो है वो 510 और 180 क्या बताया था आपने? 510 तो टोटल है योजन, कितने योजन में वो गलियां हैं। जो 184 गलियां हैं वो कितने एरिया में है, वो 510 योजन में है। और उस 510 योजन अच्छा में से अच्छा। 180 योजन जम्बू द्वीप में है जिसमें वो और हाँ 19 गलियां हैं। हाँ, और जो 330 330। योजन है वो हाँ, लवण समुद्र में है, उसमें बाकी की 65 गलियां हैं। मैं यही क्लियर ऐसे। करना था। बोलिए प्रेमलता जी। मैं तो अपनी थोड़ी प्रॉब्लम बता रही हूँ कि है ना, हाँ एक इस बार का जो सिलेबस है उसमें ना नंबर वाला बहुत है, नंबर बहुत याद करने हैं। तो एक्चुअल में हमें नंबर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो यदि नहीं आपको बनाया देखिए तो थियोरी वाला आपको कुछ ज्यादा इतनी ही। सुविधा है कि आपको बहुत ज्यादा नंबर, मतलब आपको लिखने को तो आएंगे नहीं। आपको उसमें से बस केवल ऐसा है, आपको आंखों के आगे रखने हैं। आप 5-5 बार 4-4 बार पढ़ लीजिए तो आपकी आंखें में सेट हो जाएंगे वो कि ये है नंबर। आपको नंबर लिखे हुए आएंगे, आपको तो टिक लगाना है, बटन दबाना है खाली, आपको लिखना तो है ही नहीं। तो वो आपको नंबर लिखा हुआ दिखेगा ही। तो आप अपने आप जो जितना भी विषय है ना, रटने की कोशिश मत करिए, उसकी रीडिंग करिए 4-5 बार हाँ अच्छे वही से। है। हाँ, बस वो रीडिंग में आपकी वो आंखें नंबर सेट हो रटने जाएंगी नहीं कि है। यही वाला नंबर है इसमें। और कुछ है आपको लगता है तो 1-2 बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले, बस थोड़ा सा। नहीं, रिवाइज तो आप ही करा देती हैं बहुत, तो रिवाइज तो करेंगे ही, पर वो नंबर का बस थोड़ा वो याद रहने का रहता है। और वो थोड़ा सा वो मेरे अपन ने ख्याल से अपने पढ़ा जितने है भी तो आदमी थे अभी सभी क्या शिकायत सबके करेंगे हिसाब से नंबरों कोर्स के रखना लिए। पड़ता है ना। सब तरह हाँ, का अब कोर्स वो उस हिसाब से रहेगा। इसलिए चलिए प्रेमलता जी। मेरे ख्याल से आप ये ज्योतिष देवों का किताब में दिया हुआ है जो कल आपने बताया था
कि उत्कृष्ट आयु का 1/8वां भाग जगन्य आयु होती है, और पहले आपने 1/4 करवाई थी जगन्य आयु, पहले जब पढ़ाया था, जब सूर्य वो एक चंद्रमा दिन फिर मैंने ठीक करवा दी थी ना, जब एक दिन वो थोड़ा, एक दिन पहले दिन थोड़ा गड़बड़ हुआ था, फिर मैंने अगले दिन वो सही करा दी थी सारी जो जितनी भी सबकी थी। 1/8 होगी क्या? नहीं, सबकी नहीं है, सबकी नहीं है, जिसकी सबसे कम है, सबकी नहीं है। ये बात तो अपन ने उस समय भी देखी, सबकी 1/8 ऐसा नहीं है। सूर्य चंद्र की अपन ने अलग अलग लिखी ना, कितनी कितनी है मिनिमम आयु में। 1/4 लिखी थी उत्कृष्ट आयु की। उत्कृष्ट आयु की 1/4 लिखी है ना, हाँ, तो उत्कृष्ट आयु कितनी है उसका 1/4 निकालेंगे तो जगन्य आयु है 1/8 पल्ले, तो वो जितनी आएगी ना उससे वो 1/8 पल्ले ही आएगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं आएगा, उससे कम नहीं आएगा। अच्छा, 1/8। और मैं देख लूंगी कैसे कहाँ लिखवाई थी। हाँ, नहीं, ये लिखवाई तो यही थी, 1/4 भाग होगा जगन्य आयु, और इसमें लिख रखा है 1/8। ये फर्क है। चलिए, और मैं देख के आपको बता दूंगी, और कल बता दूंगी देख के कंफर्म। अनीता जी बोलिए। दीदी मेरे को साधारण और प्रत्येक वनस्पति समझ में नहीं आई, मेरे को वनस्पति। ठीक है, साधारण और प्रत्येक रजनी जी आप वनस्पति। अभी देखते हैं। ठीक है, रजनी जी आप बोलिए। नहीं, मैं यही बोल रही थी कि इसमें ग्रहों, नक्षत्र और तारों के तो 1/8 पल्ले लिखाया हुआ है जगन्य आयु, और उत्कृष्ट आयु 1/4 दोनों की। हाँ, वो मैं फिर से एक बार और मिला लूंगी कि कहीं क्या गड़बड़ हुई है, देख लूंगी फिर से। सुधा जी बोलिए। रश्मि जी आपका फिर से प्रश्न है? नहीं, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ना, जैसे आपने बताया कि सूर्य की 184 तिथियां होती हैं, तो सूर्य की पृथ्वी की सुदर्शन बिंदु से 40,820 योजन की दूरी पर स्थित है, और अंतिम तिथि 45 से 330 योजन की दूरी पर है। तो ये कैसे निकालेंगे अपन इसको? अब अभी तो आप याद कर लीजिए, निकालना अपन ने देखा था, और अभी अपन अगर रिवीजन में लेंगे तो फिर से ले लेंगे। अभी आज जो विषय है वो अधूरे बच्चे हैं, पहले उनको पूरा कर लें, फिर वो निकालना उस समय बताया था। और नहीं तो आप टेलीग्राम पे हो तो वो रिकॉर्डिंग्स आप वापस से सुन लीजिए, और रिवीजन में अपन लेंगे तब वापस से और देख लेंगे, नहीं तो संख्या याद कर लीजिए फिर। तो ये आगे भी आपने बताया ना, जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्र लवण समुद्र में जो बताया है आपने 330 योजन भीतर गमन करते हैं, और उनका 4 क्षेत्र लवण समुद्र 330 योजन भीतर तक है। तो जम्बू द्वीप के सूर्य लवण समुद्र में जल के स्तर से 744 1492 और अपोजिट 5795 आपको जो समझ नहीं आया वो बोलिए, पूरा मत पढ़िए। आपको जो समझ नहीं आया वो बताइए, आपको क्या समझ में? ये समझ में नहीं आ रहा ना, ये जम्बू द्वीप के सूर्य और चंद्र लवण समुद्र में जो है इसका पॉइंट, इसके नीचे जो पॉइंट दिए हुए हैं सारे आपने ये वाले, देखिए जम्बू द्वीप के अभी ये तो उनके 4 क्षेत्र में ही है ना। जम्बू द्वीप के जो सूर्य चंद्रमा है उनका 4 क्षेत्र, जम्बू द्वीप में तो केवल 180 योजन ही है, बाकी 330 योजन वो लवण समुद्र में। लवण समुद्र में मतलब लवण समुद्र में ऊपर 800 योजन की हाइट पे, नीचे से देखेंगे तो लवण समुद्र स्टार्ट हो जाएगा, पर ऊपर 800 योजन की हाइट पे वो गमन कर रहे हैं। तो वो वहां जल के अंदर डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? तो जो जम्बू द्वीप वाले चंद्र सूर्य हैं वो जल के अंदर नहीं डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि लवण समुद्र का जल 330 योजन आगे जाएंगे, बाउंड्री वॉल से 330 योजन आगे गए, वहां सूर्य की अंतिम रीति है। तो 330 योजन आगे जाने पर जम्बूद्वीप का जल 800 योजन जितना हाइट वाला नहीं है, वो केवल 55 योजन की हाइट का लगभग का है, इसलिए वो जल में डूबते नहीं है। लेकिन जो लवण समुद्र के 4 सूर्य चंद्रमा है, वो लवण समुद्र में जहाँ है
उस जगह लवण समुद्र में पानी बहुत हजारों योजन ऊपर है, तो वो 800 योजन तो अंदर आ जाता है। इसलिए सूर्य वहां लवण समुद्र वाले सूर्य हैं वो पानी में डूबे रहते हैं, सूर्य और चांद दोनों ही। और जम्बूद्वीप वाले हैं वो पानी में डूबे हुए नहीं रहते। ये बात है, समझ में आ रहा है आपको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी इसको वापस से रिपीट करने में मेरे को जो फिर वो जो अपना विषय पढ़ा ही नहीं अपन ने वो रह जाएगा। तो पहले अपन वो पढ़ लें, फिर रिवीजन में अपन लेंगे, तब आपको जिसको नहीं समझ में आया तब फिर से अपन लेंगे, ठीक है। अभी आज अपने को देखना है कि सिद्ध शिला कहाँ है, सिद्ध क्षेत्र कहाँ है, ये अपने को आज देखना है। देखिए, और देवों की आयु अपन ने देखी है, तो देवों का एक बात और उसमें श्वासोश्वास और आहार दो चीजें और है कि देवों को श्वास कितने कितने देर में आती है। अपने को लगेगा, जिनको नहीं मालूम होगा वो सोचेंगे कि इसमें भी कोई टाइम होता है। अपने को श्वास कितनी देर में आती है कि पता ही नहीं, आती रहती है। पर देवों को ऐसे नहीं आती कि कंटिन्यू सांस आ रही है जा रही है। जितनी आयु होती है, इसका एक नियम है कैलकुलेट करने का कि देवों की जितनी आयु है उतने 1000 वर्ष बाद तो उनको भूख लगती है। जितनी आयु है, जैसे कि 2 सागर की आयु है तो दो फिगर है ना, तो 2000 वर्ष बाद उनको भूख लगेगी। 7 सागर की आयु है तो 7000 वर्ष बाद उनको भूख लगेगी। और भूख लगेगी तो फिर क्या खाएंगे, इतने 7000 वर्ष बाद खाएंगे तो 1-2-7 दिन तक तो खाते ही रहते होंगे, तब पेट भरता होगा। ये ऐसा नहीं है कि इतना सा बस उनको भूख की इच्छा होती है और ऐसा कंठ में से कुछ अमृत झरता है, ऐसा कहते हैं। समझ लो कि कुछ भी अंदर इस तरह का स्राव होता है अंदर और वो अमृत झरता है और बस उनकी क्षुधा शांत पे जैसे तृप्ति हो जाती है। ऐसे मुंह से जीभ झूठी करके दांत से चबाकर, दांत वांत वहां होते ही नहीं है, ये सब एक्रिएट शरीर में, तो ऐसा कुछ करना पड़ता हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता और बस उनकी तृप्ति हो जाती है। इसलिए सारा टाइम उनका आराम से भोग विलास में, खाने पीने में भी समय खराब नहीं होता, सारा टाइम भोग विलास में ही जाता है आराम से। तो देखिए, अलग अलग मैंने वो भेजा है, उसमें भी था, और भी आप लिख लीजिए कि जितनी आयु है उतने, मतलब एक नियम है अपन को कैलकुलेट करने के लिए तरीका, जितनी आयु है उतने 1000 वर्ष बाद उनको भोजन की इच्छा होती है। यानी इतने दिनों एक बार आज हो गई, 2 सागर की आयु वाला देव है और एक बार आज उसके कंठ से अमृत झर गया, तो अब 2000 सागर तक दोबारा कंठ से अमृत नहीं झरेगा, इतना उसमें गैप रहेगा। भूख की वेदना भी फील नहीं होगी। जैसे अपन ने एक बार पेट भर के भोजन कर लिया तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो शांति रहती है। अब ये तो अपनी इच्छाएं ऐसी है कि जो दिख जाए, जो खाते रहते हैं। लेकिन जैसे छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल इन्फेंट है, समझ लीजिए 2-3 महीने का, एक बार पेट भर के दूध पी लिया तो 2 घंटे तक शांति रहती है, वो ऐसा नहीं। और आप बार बार में कोशिश भी करोगे ना जल्दी, तो वो पिएगा नहीं फिर। ऐसा देवों में भी एक बार वो जो तृप्ति हो गई तो फिर जिसकी जितनी गैप ड्यूरेशन है उतने गैप तक उसको दोबारा से भूख भी नहीं लगती है, भोजन मतलब वो अमृत पान करते भी नहीं है, इच्छा भी नहीं होती है। तो जो पहला दूसरा स्वर्ग है उसमें 2 सागर की जो आयु थी, तो वहां है 2000 वर्ष की, 2000 वर्ष में होती है आहार। पहले दूसरे स्वर्ग में 2000 वर्ष में, फिर तीसरे चौथे में 7000 वर्ष में, पांचवें छठे में कितने वर्ष आएंगे? पांचवें छठे में शीला भाभी बोलिए। 10। बढ़िया, क्योंकि 10 सागर की आयु है तो 10,000 वर्ष, बस जितनी आयु है उस हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना है। 7वें 8वें में फिर 14,000 वर्ष में, 9वें 10वें में 16,000 वर्ष में, 11वें 12वें में 18,000 वर्ष में। बोल देती हूँ मैं, 13वें 14वें में 20,000 वर्ष में और 15वें 16वें में 22,000 वर्ष में। और ऊपर ग्रैवकों में भूख लगती है कि नहीं लगती? अनुदिश अनुत्तर में वहां भी लगती है, लेकिन वही सिस्टम है, जितनी आयु है उतने 1000 वर्ष में। तो 23 सागर की आयु है तो 23,000 वर्ष बाद, 24 सागर की आयु है तो 24,000 वर्ष बाद, 25 सागर की आयु है तो 25,000 वर्ष बाद,
तो नवे ग्रहव्यक में कितने हजार वर्ष बाद भोजन की इच्छा होगी? नवे, वो आप प्रीतिंकर पूछ रहे थे ना, वो नवे ग्रहव्यक का नाम है प्रीतिंकर। नवे ग्रहव्यक का नाम है प्रीतिंकर। नवे ग्रहव्यक में कितने हजार वर्ष बाद भोजन की इच्छा होगी बिला भाभी? तैतीस सागर या 32 सागर? अभी तो मैं Actually आपसे मैंने पढ़ा पूछ रही नहीं हूँ। है। हाँ मैंने पढ़ा नहीं, आयुषी जी, सही बताया। आयुषी जी, 31 सागर 31 सागर। 31 सागर की उत्कृष्ट आयु है नवे ग्रहव्यक में, तो 31,000 वर्ष बाद वहां भोजन की इच्छा होगी। इसी तरह सर्वार्थ सिद्धि में 33,000 वर्ष बाद, ऐसा। अब श्वासोच्छ्वास कितने दिन में होता है? एक बार सांस ले ली तो अब दोबारा छुट्टी, एक बार सांस ले ली और फिर छुट्टी। कितने दिन की छुट्टी? कि वही जितनी आयु है उतने पक्ष, पक्ष समझते हैं, फॉरनाइट, 15 दिन का एक पक्ष कहलाता है। 15 दिन का एक पक्ष कहलाता है। ऐसे 7 दिन का वीक सप्ताह कहलाता है और 2 वीक का एक फॉरनाइट पक्ष कहलाता है। तो ये जितने हजार वर्ष, यानी जितने सागर की आयु थी उतने हजार वर्ष में आहार की इच्छा, उतने पक्ष बाद, यानी 2 पक्ष में श्वासोच्छ्वास होगा, 7 पक्ष में श्वासोच्छ्वास होगा, ये 10 पक्ष में, ऐसा उतने ही पक्ष बाद उनको श्वासोच्छ्वास होगा। पक्ष समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, 15 दिन का एक पक्ष होता है। जिनको पक्ष समझ में नहीं आ रहा हो तो 15 दिन का एक पक्ष होता है, ऐसा लिख लीजिए। अभी पर बोर्ड थोड़ा सही करिए ना, दिख नहीं रहा है। अब ठीक है? हाँ, वो बस आधा ही दिखेगा, मैंने लिखा भी इसीलिए आधा ही है, फिर नीचे का मैंने बोल दिया है, वो फिर मेरे को पूरा नीचे तक दिख नहीं पाता है आजकल कैमरा मुझे। यानी ये नियम भी आप लिख लीजिए कि जितने सागर की आयु है उतने हजार वर्ष बाद भोजन की इच्छा होगी और उतने पक्ष बाद श्वासोच्छ्वास होगा। तो आयु अपने को याद हो गई जो उत्कृष्ट आयु है, तो आयु से अपन फिर उनकी श्वासोच्छ्वास और आहार की इच्छा वो निकाल सकते हैं। ये आहार का, इसको बोलेंगे आहार का गैप, कितने टाइम का गैप है? 2000 वर्ष का गैप है, 7000 वर्ष का गैप है, 10,000 वर्ष का गैप है। ऐसे श्वासोच्छ्वास में कितना गैप पड़ रहा है? 2 पक्ष का, 7 पक्ष का, 10 पक्ष का, ऐसा। 2 पक्ष मतलब 15 दिन का एक पक्ष है, तो 2 पक्ष का मतलब हो गया 1 महीना, 30 दिन हो जाएंगे। निकाल सकते हैं? समझ में आ रही बात? 2 पक्ष का मतलब 15 दिन का एक पक्ष, तो 2 पक्ष हो गया 30 दिन का, यानी 1 महीने का गैप, मिनिमम 1 महीने का गैप ये वैमानिक देवों में पड़ रहा है। इसी तरह से भवनवासी व्यंतर की भी निकाल सकते हैं, जितनी जितनी उनकी आयु है उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी जिनको इच्छा हो। बोलिए रश्मि जी। मतलब 15 दिन में एक बार सांस लेते हैं क्या? 15 दिन नहीं, 30 दिन में एक बार। जिनकी 2 सागर की आयु है वो 30 दिन में एक बार सांस लेते हैं। हाँ मतलब 2 हाँ ठीक है, 2 पक्ष है ना। हाँ 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 हाँ। बोलिए वहां दीपिका। तो पल्ले में और उसमें आयु होती है ना, तो फिर यहाँ तो अपन ने सागर से कर दिया उसको। पल्ले के सागर बना लीजिए, पल्ले के सागर बना सकते हैं। अब वो थोड़ी दिमाग की, जिनको ये इच्छा है निकालने की तो वो उनको वो भी आएगा कि जैसे एक पल्ले में 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक पल्ले, नहीं 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है, तो एक सागर में इतने पल्ले हैं तो 2 सागर में कितने पल्ले होंगे, उसको उस तरह से वो, हाँ मतलब वो वैसे ही आएगा, बट है वो सागर से ही होगा, वो मेरा कहने का मतलब वैसे ही होगा। ये हो गई, ये सारी चीजें थी, मतलब ये तो खाली अपने को ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ऐसा कुछ समझने वाली बात नहीं है। बस समझने वाली बात यही है कि अपन ये चीज याद कर लें कि जितने टाइम उनकी आयु है जितना उस हिसाब से भोजन और श्वासोच्छ्वास होता है। बोलिए तो भवनवासी और व्यंतरवासी जो देव है ज्योतिषी, उनके भी आहार और ये श्वासोच्छ्वास ऐसा ही होगा, सेम? ऐसा ही सेम है, चारों प्रकार के देवों में यही सेम है। जितनी आयु है, उत्कृष्ट आयु जितनी है, उतने हजार वर्ष बाद आहार की इच्छा होती है और उतने पक्ष बाद श्वासोच्छ्वास लेते हैं।
सबका सेम है। और उसके अलावा भी भवनवासी भी जो आहार वही गले से अमृत जड़ता है उनके भी। हाँ, सभी का वही है। मैं और आपको इसमें मेरे पास चार्ट बना हुआ है, ये मैं भेज दूंगी आपको, भवनत्रिक वाला भी, इनकी श्वासोच्छ्वास और ये आहार वगैरह का, ये मैं सेंड कर दूंगी, आप लोग देख लेना उसको। अब हमको देखना है कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं। ये अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं 4थे अध्याय में, फिर हम वापस से पढ़ेंगे 10वें अध्याय में। तब तक आप लोग भूल जाओगे तो मुझे पढ़ाने को रहेगा, लेकिन आप लोग नहीं भूलोगे तो बस मैं कह ही दूंगी कि अपन ने पढ़ा था। 10वें अध्याय में अपन फिर से पढ़ेंगे। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं, बता सकते हैं कोई? कहाँ रहते हैं, बोलिए, अनीता जी बोलिए, कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? सिद्धालय। सिद्धालय, ठीक है। आयुषी जी, आपने सुना है सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध क्षेत्र शायद। एक ही बात है, सिद्ध क्षेत्र बोले सिद्धालय बोले? सिद्धालय ये पता था मेरे को। सिद्धालय ही पता था, बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि आप लोगों को सिद्धालय नहीं पता होगा, लेकिन सिद्धालय आप लोगों ने जिन्होंने हैंड किए सब सिद्धालय बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं? सिद्धालय ही बोलना है सबको? चलिए, मधु जी कुछ अलग बता रहे हैं, बोलिए। सिद्ध शिला कहते हैं। सिद्ध शिला कहते हैं, हाँ। देखिए, अभी तक हम यही सुनते थे कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे रहते हैं, पर वास्तव में सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे नहीं रहते। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धालय में ही रहते हैं, वही आंसर सही है। लेकिन सिद्ध शिला में रहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? कि वो सिद्ध शिला जहाँ है उसके ऊपर उतने ही एरिया में वहां सिद्धालय है, इसलिए ऐसा कहने में आता है सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं। तो ये सिद्ध शिला कहाँ है, सिद्धालय कहाँ है, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, वो हमको देखना है। देखिए, ये अपना ये त्रसनाली है, ये समझ लीजिए ये 9 ग्रैव्यक है, ये 9 ग्रैव्यक है, 9 उद्देश्य है, ये 5 अनुत्तर है, यानी ये सर्वार सिद्धि का यहाँ पर ये सर्वार सिद्धि है। सर्वार सिद्धि से, जो सर्वार सिद्धि का विमान है, उससे 12 योजन ऊपर जाते हैं। 12 योजन ऊपर जाने के बाद में ये अपनी इस तरह की रचना है लोक की। और यहाँ पर ये वात वलय हैं, 3 वात वलय हैं। ये अपन ने देखा था जब बेसिक शुरू में पढ़ा था, 3रा अध्याय शुरू किया था। ये 3 वात वलय लोक को चारों तरफ से इस तरह से घेरे हुए हैं। ये 3 वात वलय हैं, ठीक है। ये वात वलय कितने कितने थिकनेस वाले हैं, कितनी मोटाई वाले हैं, तो ये सब जगह चारों तरफ इनकी मोटाई अलग अलग है। एकदम बॉटम में नीचे वहां अलग टाइप से है, साइड्स में अलग टाइप से मोटाई है, फिर यहाँ ऊपर आएंगे तो मोटाई अलग है, ऐसे सब जगह अलग है। अभी हम यहाँ की देखेंगे, यहाँ का अपने को देखना है। तो सिद्ध शिला से 12 योजन ऊपर जाने, सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर जाते हैं, तो ये पृथ्वी है यहाँ पर। जैसे हमने 7 पृथ्वियां पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी हमने 7 पृथ्वियां? किस किसने पढ़ी थी 7 पृथ्वियां? बोले पारुल, कहाँ है 7 पृथ्वियां? नरक में, नरक, हाँ। क्या नाम है उनके? चित्रा पृथ्वी है एक तो। नहीं, 7 पृथ्वियों के नाम आपको याद कराए थे। और किसको नहीं पता चल रहा, उसी से पूछ लूं। भारती आंटी, आप बताइए 7 पृथ्वियां कौन सी हैं? नरक तो वो रत्न प्रभा ये सब तो नहीं है ना, वो रत्न प्रभा शर्करा प्रभा वो तो नहीं है ना, वो तो नरक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो कि ये तो नहीं है ना। वो चित्रा पृथ्वी भी मैं तो चित्रा पृथ्वी और वही पृथ्वियां सोच रही थी। मैं कमला जी गर्ग, आप बोलिए। रत्न शर्करा, बालू का पंख, धूमतम, महात्म प्रभा। हाँ, ये है 7 पृथ्वियां।
पक्का विश्वास है आपको या कोई और है? यही होनी चाहिए। अनीता जी अभी कंफ्यूजन में है आप। हाँ अनीता जी बोलिए। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महात्मा। दीदी यही वाली है ना? मेरे को तो इसका पता है। अभी सब कंफ्यूज ही हैं। नहीं कंफ्यूज नहीं, मेरे को पक्का पता है। पक्का पक्का पता लग है रहा तो फिर आप पक्का। मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं मेरे को पक्का? पक्का। हाँ पक्का। 7 पक्का। पृथ्वियां यही है। बढ़िया। ये नरक पृथ्वियां जो 7 नरक हैं, 7 नरक नहीं है एक्चुअल में, 7 नरक पृथ्वियां, वही ये 7 पृथ्वियां थी। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां अधोलोक में हैं और एक के नीचे एक है। 7 पृथ्वियां तो यहाँ है। पृथ्वी किसे कहते हैं कि जो लोक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टच होती है, उसे बोलते हैं पृथ्वी। तो ये पृथ्वियां हैं जो हमने उस समय चित्र देखे थे, वो पूरे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से पृथ्वियां बनी हुई हैं। तो 3 लोग के अपने चित्र हैं, उसमें आप देखेंगे तो इस तरह से ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनी हुई दिखेंगी। तो जो लोक के एक सिरे से दूसरे सिरे को टच करे उसका नाम पृथ्वी है। और ये 7 पृथ्वियां अधोलोक में हैं, जिनको हम 7 नरक के नाम से जानते हैं। पर वास्तव में नरक कितने होते हैं? नरक कितने होते हैं वास्तव में? बोलिए सुधा जी। 7। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि 7 नरक पृथ्वियां हैं, 7 ही आप बता रहे हो। मधु जी नरक कितने हैं? नरक 7 तो है, पर वो खर भाग और पंख भाग में नरक नहीं है। चलिए। प्रेमलता जी नरक कितने हैं? कंफर्म नहीं है, लेकिन 84 का ध्यान है मेरे को। 84 हाँ नरक। हाँ। चलिए वो रश्मि जी नरक कितने हैं? चलिए आशा आंटी बताइए। मुझे तो नरक तो 7 ही पता है, पटल है उनके अलग अलग 49 नरक तो 7। चलिए रेणु जी लोहाड़िया बोलिए। 6 नरक है और शायद नीचे कलकला पृथ्वी है। ये आपने नई जानकारी दे दी। नरक 6 हैं। चलिए मीना चाची। 7 ही है, फिर 7 ही है। मीना चाची बोलिए। तो 7 ही है। नरक तो 7 ही है। नरक है। अब तो वही प्रीति से पूछना पड़ेगा मुझे। बोलो वही प्रीति। 84 लाख। 84 लाख नरक है। 84 लाख जो बिल है ना, बिल एक्चुअल में वही नरक है। ये 7 तो नरक पृथ्वियां हैं, लेकिन हम वो ऐसी हमारी लैंग्वेज में आ गया कि नरक 7 होते हैं। 7 नरक पृथ्वियां हैं। नरक उनमें 84 लाख हैं। वो जो तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक शत सहस्राणी पंचेव यथाक्रमम। वहां नरक शब्द दिया है आचार्य देव ने। ये नरक है उनमें। ये तो 7 तो पृथ्वियां हैं। पहला सूत्र है कि पृथ्वियां हैं और उनमें 30 लाख 25 लाख ये नरक हैं। तो 84 लाख है नरक एक्चुअल में। लेकिन जनरल कोई पूछे तो 7 ही नरक बताना। ये तो अपन ने अपनी क्लास चल रही थी और अपन ने पढ़ा था, इसलिए मैंने इतना पूछा आपसे। लेकिन सामान्य रूप से 7 ही नरक कहे जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 7 नरक पृथ्वियां हैं। तो ये 7 तो है नरक पृथ्वियां अधोलोक में। बोलिए कुछ पूछना है आपको? पर वो बिल होते हैं ना 84 लाख, वो बिल का नाम होगा ना वो। हाँ तो वो बिल ही नरक है। 84 लाख है एक्चुअल में वो बिल ही नरक है। देखिए हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं तो हमें तो वास्तविकता ख्याल में आनी चाहिए ना, समझ में आनी चाहिए। अब जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी यही बोलते हैं 7 नरक है, और हम भी यही बोल रहे हैं 7 नरक है। हम अपनी क्लास में तो कम से कम ये कहें कि 84 लाख है नरक। बाकी सामान्य व्यक्ति से हम यही कहते हैं 7 नरक है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये 7 है नरक पृथ्वियां। और विश्व में मतलब 3 लोक में कुल पृथ्वियां है 8। लोक में कुल पृथ्वियां है 8, उसमें से 7 है नीचे अधोलोक में, जो 7 नरक पृथ्वियां कहलाई जाती हैं। 8वीं पृथ्वी है सबसे ऊपर। अब ये क्या सिस्टम है कि ऐसा ही है, और ऐसा नंबर क्यों दिया? पहली उसको कहते, फिर दूसरी तीसरी ऐसे कहते।
अब यहाँ कोई कहने वाला नहीं है, जैसा केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में आया, जैसा उन्होंने बताया वैसा लिखा हुआ है। इसलिए अपन सोचे कि पहला नंबर इसको देते, दूसरा इसको देते, ऐसा नहीं है। तो 7 नरक पृथ्वियां हैं, एक के नीचे एक, वो अधोलोक में है। 8वीं पृथ्वी है, सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन ऊपर जाते हैं, तो ये 8वीं पृथ्वी यहाँ पर होती है, जिसका नाम है ईशत प्राग भार पृथ्वी। ईशत प्राक भार, ये आधा क भी लिखते हैं, आधा ग भी लिखते हैं, दोनों तरह से लिखते हैं इसको, आधा क या आधा ग भी। ईशत प्राग भार या प्राग भार दिख रहा है आप लोगों को? ईशत प्राग भार पृथ्वी, ये सिद्ध शिला नहीं, ये सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन ऊपर जाकर, सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान होता है उससे 12 योजन का मतलब क्या? उसकी धरती से नहीं, उसके ध्वज दंड से। जब भी किसी से ऊपर ऐसे बताते हैं, इसके ऊपर, तो उसके ध्वज दंड से। जैसे राहु का विमान चंद्रमा से, चंद्रमा का विमान राहु से 4 अंगुल ऊपर होता है, तो 4 अंगुल ऊपर मतलब उसके ध्वज दंड से 4 अंगुल ऊपर। ऐसे ही सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है उसका ध्वज दंड मतलब उसके छत समझ लो, उसका जो टॉप है उससे 12 योजन ऊपर जाते हैं, तो ये 8वीं पृथ्वी, इसका नाम है ईशत प्रागभार पृथ्वी, ये वहां पर है। इसका नाम कहीं सुना है आपने? अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये 8वां द्रव्य लिए, और चंद्रप्रभु भगवान का अर्थ बोलते हैं, उसमें भी अष्टम स्थिति के राजकरण को, ऐसा बहुत जगह पूजाओं में ये शब्द आता है। तो ये अष्टम वसुधा कौन सी है? ये है अष्टम वसुधा, 8वीं पृथ्वी। और इस 8वीं पृथ्वी पे, ये तो पृथ्वी है पूरी यहाँ से यहाँ तक, इसमें बीच में 8वीं पृथ्वी में ही बीच में, 8वीं पृथ्वी में बीच में, यहाँ जैसे सेंटर में 45 लाख योजन के एरिया में हमने 5 चीजें पढ़ी थी 45 लाख योजन की, याद है किसी को? आज मुझे पढ़ाना है, लेकिन अब मौका आ रहा है तो मैं आपका जरा चेक भी कर रही हूँ साथ साथ में। 5 चीजें कौन कौन सी हैं 45 लाख योजन वाली? बोलिए, शशि जी बोलिए। नहीं, चलिए मैं जल्दी से पूछ लेती हूँ। सूरत वाले अंकल कहाँ हैं, वो बता देंगे। चलिए अंकल आप बताइए, लक्ष्मी चंद जी अंकल। 45 लाख योजन की प्रथम नरक का पहला बिल है वो इंद्रक बिल, वो भी 45 लाख योजन का ही है। और हमारा जो जम्बू द्वीप है उसका मतलब ये अपना सुमेरु पर्वत से परिधि तक का एरिया है, वो भी 45 लाख योजन का। सुमेरु से कौन सी परिधि? नहीं तो 45, 1 लाख योजन टोटली है। 3 चलिए आप बताइए। हाँ सूरत वाले अंकल बोल तू। भाभी पहले स्वर्ग के पहले पटल का 45 लाख योजन है इंद्रक विमान। दूसरा पहले नरक का पहले पटल का सीमंतक बिल इंद्रक विमान 45 लाख योजन है। तीसरा सिद्ध शिला सिद्धालय ये भी 45 लाख योजन है। ढाई द्वीप का विस्तार है, ये भी 45 लाख योजन है। हाँ अब 5वां रह गया। तो आपने 2 को 1 में मिला दिया ना, इसलिए आपका 1 रह गया। सिद्ध शिला अलग है और सिद्ध क्षेत्र या सिद्धालय वो अलग है। तो दोनों सिद्ध शिला सिद्धालय दोनों एक नहीं है क्या? दोनों अलग अलग है, वही अभी अपन पढ़ रहे हैं। दोनों अलग अलग है। 5 चीजें जो 45 लाख योजन की देखी, तो सबसे पहला तो भाभी सिद्ध शिला 45 लाख, सिद्धालय 45 लाख, सिद्धालय भी 45 लाख योजन का। अच्छा, ये दोनों अलग अलग है। हाँ अलग अलग। तो 5 हो गए। हाँ चलिए, तो पहले नरक का पहले पटल का जो इंद्रक बिल सेंटर वाला था वो 45 लाख योजन का। फिर हमारा ढाई द्वीप, आप जो कंफ्यूज हो रहे थे अंकल, वो ढाई द्वीप है 45 लाख योजन का, मनुष्य लोग। फिर उसके बाद में पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक बिल वो 45 लाख योजन का।
इसके बाद में यहाँ है सिद्ध शिला, ये जो 8वीं पृथ्वी है, ईशद प्रागभार पृथ्वी, इसके बीच में सिद्ध शिला है, एक शिला है स्फटिक मणि की, स्फटिक मणि जैसा होता है ट्रांसपेरेंट जैसा व्हाइट, उस स्फटिक मणि की एक शिला है, उसका नाम सिद्ध शिला है, वो भी 45 लाख योजन की है। और इससे ऊपर सिद्ध क्षेत्र है सिद्धालय, वो भी 45 लाख योजन का है। तो ये 5 चीजें 45 लाख योजन की हमने पढ़ी थी। तो यहाँ ये जो सिद्ध शिला है, ये सिद्ध शिला है, ऊपर से तो है गोलाकार और नीचे से है छत्रा, मतलब इसकी साइज क्या है कि ये बीच में से, तो एक बार समझ लीजिए आप लोग, फिर लिख लीजिएगा। बीच में से तो है 8 योजन मोटी, और ऊपर से जो इसका फैलाव है, ऊपर से है इससे गोलाकार। कहाँ दिखेगा आपको, यहाँ बना देती हूँ मैं। जैसे ऊपर से तो अभी 3 डायमेंशन ही ना अपना, अपन ऐसा बना रहे हैं, ऊपर से तो ऐसी गोल है, वैसे ही समझिए कोई वही हाफ बॉल होती है ना, नींबू को अपन ने आधा किया, तो जैसा ऊपर से तो वो गोल होता है पूरा, नींबू को अपन ने हाफ किया तो ऊपर से वो गोल है वैसा। लेकिन उसको थोड़ा ऊंचा करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा, बीच में से मोटा और साइड्स में से वो पतला, ऐसा, इस तरह का। ये अपन ने नींबू को हाफ करा है इस तरह का, तो ये ऐसा दिखता है अपने को। अपन उसको थोड़ा ऊंचा रख के देखेंगे हाफ नींबू को, और ऊपर से क्या होता है, वो ऊपर से पूरा ऐसा गोल होता है। तो इसी तरह से सिद्ध शिला यहाँ पर है। तो ये ऊपर से ये जो है इसका गोलाकार, वो तो है 45 लाख योजन का, जैसा का जैसा ढाई द्वीप है 45 लाख योजन का उसका वो है डायमेंशन, वैसे ही 45 लाख योजन का डायमेंशन वाला ये गोलाकार ऊपर से सिद्ध शिला है। लेकिन यहाँ पर इसकी थिकनेस कितनी है, यहाँ पर ये 8 योजन मोटी है। अभी आप लोग समझ लीजिए, फिर ये हैंड रेज फिर कर लीजिएगा, एक बार मैं पूरा बता देती हूँ। 8 योजन यहाँ से मोटी है, और फिर साइड्स में से कम 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 होती भी गई, और ऊपर से इसका फैलाव है 45 लाख योजन। तो ये 8 योजन मोटी और 45 लाख योजन विस्तार वाली ऐसी अर्ध चंद्राकार या अर्ध गोलाकार ये सिद्ध शिला इस 8वीं पृथ्वी के बीच में यहाँ पर है। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर नहीं रहते, ये तो सिद्ध शिला है स्फटिक मणि की सफेद, वो एक शिला है बस, लेकिन सिद्ध भगवान यहाँ नहीं रहते। फिर इसको क्यों कहते हैं कि इसके ठीक ऊपर सिद्ध भगवान हैं, इसलिए इस शिला का नाम सिद्ध शिला है, क्योंकि इसके ऊपर सिद्ध भगवान रहते हैं, और इसलिए इसका भी नाम पड़ गया होगा, ऐसा तो नहीं है, अनादिकाल से इसका नाम सिद्ध शिला ही है। तो ये रत्नमयी, और इसको छत्राकार भी कहते हैं, जैसे छाते को अपन ऐसा करें तो इस तरह का ही वो दिखेगा, उल्टा यूं रखेंगे तो इसको अर्ध चंद्राकार या छत्राकार, चित्र आपने देखे होंगे, कहीं भी इस तरह के सिद्ध शिला के चित्र बने होते हैं, कहीं भी अपन देखते हैं तो इस तरह के ऐसे चित्र बने हुए होते हैं। तो वो यहाँ से मोटाई है वो 8 योजन है, बाद में किनारे पतले होते गए हैं, और ये जो ऊपर उसका फैलाव होगा 3 डायमेंशन में हम देखेंगे तो ऊपर ऐसा गोलाकार दिखेगा। मैं देखूंगी, मेरे को मिल जाएगा 3 डायमेंशन वाला चित्र तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो ऊपर से 45 लाख योजन का इसका फैलाव है। बोलिए आयुषी जी। भाभी आपने ये क्या बताया था कि गोलाकार है पर बीच में से 8 योजन मोटा है? मोटाई वो है जैसे देखो, ये जैसे मेरे पास अभी ये है, नींबू तो नहीं है, समझ लीजिए ये है, ये इरेजर है ना। तो ये जो मोटाई है, ये मोटाई 8 योजन, और यहाँ पर इसका ये ऊपर जो फैलाव है ये है 45 लाख योजन। ठीक है, मोटाई कौन सी है, ये मोटाई दिख रही है ना, ये तो है मोटाई, तो ये है वो भी सेंटर में से मोटाई, ये तो क्योंकि रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, इसलिए देखिए ये जो पुस्तक में ज्योति जी दिखा रहे हैं उस टाइम जब कही उसने बोला भी था, उसमें किया भी था भी कुछ। तो ये तो है मोटाई बीच में से, और इसकी जो मैं दिखाती हूँ आपको, ये हाँ ये देखिए, ये है ना, ये ऐसी, तो ये साइड्स में से तो पतली है और यहाँ से ये मोटी है।
तो ये जो बीच में सेंटर में सबसे ज्यादा मोटी है ना, ये मोटाई है 8 योजन। अब ये यहाँ पे अपने को ऊपर वाला फैलाव नहीं दिख रहा। देखो मैं भी आपको ये दिखा रही हूँ, तो मैंने और ऊंचा इसको कर दिया है, तो आपको केवल ये दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा, है ना। तो ये है तो सही, दिख नहीं रहा लेकिन ये है। तो ये फैलाव कितना है, ये फैलाव है 45 लाख योजन और ये मोटाई है 8 योजन। और किनारों पे से ये, क्योंकि चंद्राकार है तो ये ऐसे पतली हो गई है, किनारों पे से 8 योजन मोटाई नहीं है, किनारों पे से तो एकदम पतली पतली ऐसा इस तरह से होती है। तो ये ऐसी सिद्ध शिला, ये सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन ऊंचाई पर ये सिद्ध शिला है। तो फिर वो सर्वार्थ सिद्धि वाले देव पहुंच जाते होंगे ऊपर, वो सिद्धालय भी ज्यादा दूर नहीं है वहां से, तो डायरेक्ट ही ऊपर पहुंच जाते होंगे। लेकिन ऐसा अपने ध्वज दंड से ऊपर वो कोई जा नहीं सकते। देखिए समय अपना हो गया है, मैं बताती हूँ अभी आपको, फिर थोड़ा जल्दी अभी हो जाएगा तो कल वापस से रिपीट कर दूंगी। ये आप लोगों के हैंड रेज हैं, ये अभी नए किए हैं, ये पुराने ही हैंड रेज हैं। मीनू दी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि जो कप, चाय का कप होता है उसकी प्लेट होती है ना, हाँ प्लेट भी देख बिल्कुल सकते हैं। वैसे, हाँ हाँ उसकी जैसे हो गई। प्रेमलता जी आपको कुछ पूछना है? नहीं पूछना। ठीक है। भारती आंटी, मैं भी वो प्लेट का ही बता रही थी। अच्छा, और मैं ये बोल रही थी कि ये इसके ऊपर में ये जो सिद्धशिला है, इससे एकदम टच करते हुए वात वाले हैं क्या? वात वाले बिल्कुल नहीं टच कर रहे हैं? हाँ हाँ अभी मैं बताती हूँ आगे। अच्छा ठीक ठीक। हाँ बोलिए। भाभी अपने चावल नहीं होते क्या अच्छा जो मंदिर में चढ़ाते हैं, हाँ वो बीच में मोटा होता है, कल भी संजीव सिंह भाई साहब ने बताए थे। हाँ सिद्ध शिला की तरह ही लगते हैं, कोने में दोनों तरफ वैसे ही बीच में हाँ मोटा वो भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ले सकते हैं। लंबा चावल होता है तो वो बीच में से थोड़ा मोटाई है, किनारों पे से एकदम पतला होता है। वो बोले सिद्ध शिला की तरह, कल ही ना बताए थे उन्होंने से। हाँ ले सकते हैं। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, जो भी उदाहरण में कुछ भी समझ ले सकते हैं वो समझ लीजिए जो भी है। तो ये सिद्ध शिला है। अब सिद्धालय कहाँ है? इस देखिए सिद्ध शिला तो है यहाँ पर, ये लोक के यहाँ समझ लीजिए, यहाँ से अब ये है घनोदधी वातवलय, ये घन वातवलय, ये तनु वातवलय। वातवलयों के नाम याद है, अब मैं पूछ नहीं रही हूँ, अभी समय ज्यादा नहीं है। सबसे पहले है घनोदधी वातवलय, उसके बाद में घन वातवलय और उसके बाद में तनु वातवलय, ये 3 वातवलय हैं। तो सिद्ध शिला तो है यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन ऊपर ही, घनोदधी वातवलय से भी नीचे। ठीक है, यही है ये सिद्ध शिला, अष्टम पृथ्वी यहीं पर है और यहीं ये सिद्ध शिला है। अब इससे ऊपर जाएंगे, समझ लो ये घनोदधी वातवलय का ये स्टार्टिंग यहाँ से आ गई। तो ये घनोदधी वातवलय है 2 कोस का और घन वातवलय है 1 कोस का और तनु वातवलय है 1575 धनुष का, 1575 धनुष। तो ये 1 कोस में होते हैं 2000 धनुष, इसको भी धनुष बना लेते हैं अपन, ऐसे करते हैं। देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ, अभी आप समझ लीजिए, लिखवाने का काम चाहे मैं कल कर दूंगी या होगा तो मैं सेंड कर दूंगी। जो घन वातवलय है वो 2 कोस का, और 2 कोस में हो गए 4000 धनुष, 4000 धनुष 2 कोस में। 1 कोस में 2000 धनुष होते हैं, तो 2 कोस में 4000 धनुष। फिर घनोदधी वातवलय है वो 1 कोस का है, यानी 2000 धनुष का है। और तनु वातवलय ये केवल ऊपर, यहाँ जो टॉप पर लोक के सबसे ऊपर ये जो वातवलय हैं उनकी मोटाई बताई जा रही है। इधर उधर साइड में नीचे वो अलग अलग टाइप से उनकी मोटाई है। तो यहाँ पर ये 4000 धनुष का पहला वाला, दूसरा वाला 2000 धनुष का और तीसरा जो है तनु वातवलय वो 1575 धनुष का, इतनी मोटाई वाला है। तो सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान रहते हैं इस सिद्ध शिला से ऊपर जाएंगे। तो अब 4000 धनुष का पहले सबसे पहले पड़ेगा घनोदधी वातवलय, उसके बाद में अपने को पड़ेगा 2000 धनुष का घन वातवलय, 6000 धनुष हो गए, और उसके बाद में 1575 धनुष का ये
तनुवात वलय, यानी हो गए 7575 धनुष। ये एकदम ये वाली जगह आ गई, एकदम टॉप वाली। इस जगह पर सभी सिद्ध भगवान कैसे हैं कि उनके एक्चुअल में वहां शरीर तो है नहीं, सिद्ध भगवान का शरीर तो होता नहीं है, केवल वो आकार है। जैसे मनुष्य पुरुष के आकार में ही पुरुष ही मोक्ष जाते हैं, तो वो पुरुष का जो उनका आकार है, शरीर का जो आकार था, वैसा ही आकार उनके आत्मा के प्रदेशों का बना रह जाता है। तो उसी आकार में वो वहां सिद्धालय में विराजमान होते हैं। तो ये जो सिर वाला पोर्शन होता है, शरीर नहीं है इसलिए सिर भी नहीं है, लेकिन हम कहने के लिए कि सिर वाले पोर्शन का जो आकार था आत्मा के प्रदेशों का, वो सबका यहाँ टच है। मतलब पूरी जगह नहीं, ये इतना ही एरिया जो सिद्ध शिला है ना, 45 लाख योजन का ये जो एरिया है, वही उसी के ठीक ऊपर तो सिर सबका यहाँ पर टच है। और नीचे से जो पद्मासन में है, कोई खड़गासन में है, तो नीचे से वो जो आत्मा के प्रदेशों का आकार है वो ऊपर नीचे दिखाई देगा। देखिए ये वाला जो चित्र था, जैसे यहाँ ये ऊपर ये तनुवात वलय का अंत समझ लीजिए, ये जो है ये तनुवात वलय का अंत है। यहाँ सब एक लेवल में है। हम लोग किस लेवल में होते हैं? हम सबके पैर नीचे से समान होते हैं, ऊपर से सिर ऊपर नीचे दिखते हैं। वहां क्या है कि वहां सब ऊपर, जैसे ही मोक्ष होता है, यानी सब समस्त कर्मों का अभाव हुआ, तो यहाँ मध्य लोक से सीधे ऊपर जाते हैं एक ही समय में, और यहाँ जाकर वो सब स्थिर हो जाते हैं आत्मा, तो सिद्ध भगवान। तो यहाँ पर वो सबके सिर बराबर है, और यहाँ ये आपको ऊंचे नीचे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा के प्रदेशों का आकार, आत्मा का आकार जो अंतिम शरीर है, उस अंतिम शरीर के जैसा वहां बना रहता है। अभी इतना ही समझिए, थोड़ा फास्ट मैंने बता दिया, कल फिर से अपन इसको लेंगे। बोलिए आशा आंटी। मतलब सिद्ध शिला से 6000 धनुष ऊपर है? 6000 नहीं, 7575। 6000 तो ये हो गए, और फिर 1575 धनुष ये, और तनुवात वलय के। अच्छा, तनुवात वलय को भी जोड़ना, तनुवात वलय के मिलाएंगे ना, यानी सबसे ऊपर पहुंचेंगे अपन टॉप पे। अभी इसमें दूसरी बात और है, वो अभी बाद में देखेंगे। लेकिन सिद्ध भगवान कहाँ पर सब स्थिर हैं? तो सिद्ध शिला से 7575 धनुष ऊपर, वहां सिद्ध भगवान सब विराजमान है। मधु भाभी बोलिए। ये इसमें है ना, बुक में दे रखा है गणोदिति वात वलय का 20,000 धनुष ऐसे दे रखा है। मैंने कहा ना, वो तो नीचे की, वो नरक पृथ्वियों के नीचे की वहां की बात है। सब जगह मोटाई अलग अलग है। वो जो आप पढ़ रहे हैं वो नरक वाला प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो वहाँ वो नरक पृथ्वियों के नीचे, ये लोक के सबसे अंत में आप 20,000 मोटाई, वहाँ ज्यादा। हाँ, फिर साइड्स में आप देखेंगे तो साइड्स में अलग है। वो जो मैंने एक बार नक्शा सेंड किया था ना 3 लोक का, उसमें वो सारे दिए हैं, मोटाई भी सब जगह अलग अलग है, वो सब उसमें दी हुई है। फिर 7 योजन, 5 योजन, 4 योजन, फिर 5 योजन, 4 योजन, 3 योजन, ऐसे अलग अलग है सब जगह मोटाई, वो अलग है। बोलिए नेहा जी। भाभी, जो विदेश क्षेत्र से मोक्ष जाते हैं वो सिद्ध कहाँ जाएंगे? सब वो जो भी जहाँ से भी मोक्ष जाएंगे, 2.5 द्वीप से ही मोक्ष जाएंगे, 2.5 द्वीप के अलावा नहीं। विदेश क्षेत्र भी 2.5 द्वीप में ही है। वो इस 45 लाख योजन में पूरा 2.5 द्वीप आ जाएगा। हमारा भरत क्षेत्र भी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि अकेले विदेश क्षेत्र से ही मोक्ष जाते हैं। ये पूरी जितनी सिद्ध शिला, ये कहलाता है एरिया सिद्धालय। ये जो हमने देखा ना, तनुवात वलय का अंत का हिस्सा, ये है सिद्धालय। तो पूरा सिद्धालय का 45 लाख योजन का एरिया, ये पूरा खचाखच भरा हुआ है सिद्धों से। यानी जितना भी मनुष्य क्षेत्र है, हर जगह से कोई ना कोई जीव सिद्ध हुए हैं, चाहे तालाब हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, पेड़ हो। हमको यहाँ रचनाएं दिख रही हैं, लेकिन कोई ना कोई जीव वहां से मोक्ष गए हैं। इसलिए सिद्धालय में एक डॉट जितनी भी जगह खाली नहीं है कि खाली भरत क्षेत्र वाली जगह, और भरत क्षेत्र में भी समय शिखर वाली जगह। यानी हम जहाँ बैठे ना, आपके घर में आप जहाँ बैठे हो, यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ, हर जगह सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से भी सिद्ध हुए हुए हैं कोई ना कोई, भाभी। हर जगह। ये इनकी लंबाई है या इनकी डिस्टेंस है तीनों के बीच में, वल्लियों के बीच में? मोटाई है, लंबाई नहीं, मोटाई। वल्लियों के बीच का गैप है ना? हाँ, उसको मोटाई बोलते हैं। घनोदधि वात वलय 2 कोस मोटा, यानी 4000 धनुष मोटा। घन वात वलय वो 2000 धनुष मोटा, और तनु वात वलय वो 1575 धनुष मोटा। लेकिन ये इस जगह का
सारे जगह का नहीं है, ये बात मैं बार बार मैं कह रही हूँ, केवल इस जगह की मोटाई इतनी है। बोलिए भारती आंटी, बोलिए। ये जो सिद्ध होते हैं वो सिर्फ कर्म भूमि से होते हैं, ये हमने पढ़ा ना। तो फिर ये पूरे 45 लाख योजन में कैसे फैलेंगे, मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही थी। आप तो पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये तो अभी नए ज्वाइन हुए थे नेहा जी, तो आपने अपन ने पढ़ा था ढाई दीप में कि कैसे होते हैं। देखो अपन सिद्ध चक्र विधान में बोलते हैं जल सिद्धेभ्यो थल सिद्धेभ्यो, मतलब उस कैसे पॉसिबल बनता है वो कि कोई भी मुनिराज कहीं भी ध्यान कर रहे हो और जहां पर अभी भोग भूमि है वहां भी, और वो मुनिराज विदेश क्षेत्र के मुनिराज से और किसी ने उन पर उपसर्ग किया, उनको उठा के फेंक दिया ले जाके भोग भूमि वाली जगहों पे, रम्य क्षेत्र में डाल दिया, और उनका उसी समय वो श्रेणी चढ़ चुके थे और उनका उसी समय कर्मों का नाश होने का टाइम आ गया था, तो वो वहीं से मोक्ष चले जाएंगे। तो ऐसे रम्य क्षेत्र हो, हरि क्षेत्र हो, हिरण्यवत क्षेत्र हो, समुद्र हो, तालाब हो, सब जगह से ये नहीं, मोक्ष ये ले लेंगे। मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर भी ये मेरे को नहीं, ऐसे मेरे को लग रहा था कि कोई इतना बात नहीं, मैंने वैसे ही मजाक में बोला है। कोई बात नहीं। नहीं, ये मैं चलिए, ये समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे को ये लग रहा था कि पूरा जैसे खचाखच भरा हुआ है, तो बहुत कम चलिए, टाइम अभी जाते बहुत हो गया, अभी हैं। हैंड रेज है 4-5 लोगों के। अभी आप एक प्रदेश बता रहे थे, वो क्या है प्रदेश? आत्मा के प्रदेश का मतलब है ये आत्मा के, यानी बिना शरीर के आत्मा, हम सोच सकते हैं वो, हमको तो लगता है भूत होगा फिर, तो बिना शरीर, सिद्ध भगवान के शरीर तो है नहीं, तो वो आत्मा है, वो आत्मा के कहलाते हैं प्रदेश, यानी आत्मा का जो एरिया है, आत्मा जिससे बना है, क्या कहेंगे, बना है तो नहीं, लेकिन आत्मा में जो है, आत्मा के जैसे ये है, ये इरेजर है, तो इस इरेजर में ये सब जो भी रबड़ है, ये रबड़ इसके इसमें परमाणु भरे हैं। ऐसे आत्मा में क्या है कि वो आत्मा के प्रदेश कहलाते हैं। वो आत्मा जो ठोस है वो आत्मा का के प्रदेश कहलाते हैं, उसमें अनंत गुण है हर प्रत्येक आत्मा में, तो वो उस आत्मा के आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। वो प्रदेश वर्ड से उसी का भाव भाषित होगा, ऐसा उसको शब्द में अर्थ में नहीं बता सकते ज्यादा, पर सुनते सुनते आ जाएगा समझ में। तो वो जो सिद्ध भगवान के आत्मा का जो आकार है, वो आत्मा के प्रदेशों का आकार ऐसा कहा जाता है। बोलिए मधु जी, फिर रश्मि जी। जिनका तो होता जा रहा है वो हैंड रेज कर, डाउन कर लें। एक राज्य चौड़े में होंगे सारे आत्म प्रदेश, ऊपर एक राज्य चौड़ाई है ना ऊपर की, नहीं, सबसे ऊपर 45 लाख योजन वो एक राजू की प्रश्नाली है, लेकिन ये जो सिद्ध क्षेत्र है वो केवल 45 लाख योजन में ही है, उतने में ही। बोलिए रश्मि जी। आपने ये बताया ना, सरवार सिद्धि से 12 योजन ऊपर सिद्धशिला, और सिद्धशिला के ऊपर सिद्धालय, वो कितना ऊपर बताया? ये हो गया अपने 7,575 धनुष, यानी तनुवात वाले का जो अंत हिस्सा है वो 7,575 धनुष, 575 धनुष टोटल निकाल लिया अपन ने। 4,000, 2,000 और 1,575, तो वो सब प्लस करेंगे तो 7,575 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलो बोलो प्रीति। भी बस ये बोल रही थी, ये बोर्ड पे आपने वो गलती से ना घनोदधी की जगह घन और वो घन की जगह घनोदधी। हाँ, उल्टा लिख दिया, ठीक है, सही बात है। ये है घनोदधी और ये है घन, ठीक है। हाँ दीपिका जी बोलिए। ये पूछ रही थी कि अपने ये अष्टम जो वसुधा है वो तो पूरे लोक से लोक, मतलब पूरी त्रस नाड़ी में या पूरे उसमें फैली हुई होगी, और सिर्फ वो पार्ट सिद्धशिला का है जो कि एक जो चंद्राकार है, बाकी पार्ट भी होगा ना आगे पीछे? बाकी पार्ट है वो पृथ्वी है, बाकी वो पृथ्वी है। पृथ्वी तो पूरी है ना एरिया से? पृथ्वी तो पूरी है, उसमें से सिद्ध शिला, वो शिला उसमें इतनी है, लेकिन ऐसा कह देते हैं उस पूरी पृथ्वी को ही अष्टम वसुधा पाने को, वो 8वीं पृथ्वी पे ही, क्योंकि वो शिला है इसलिए ऐसा भी कह देते हैं, हमको 8वीं पृथ्वी पे जाना है, वो प्राप्त करना है, ऐसा करके। चलिए, अभी काफी टाइम हो गया, आज आप लोगों का बहुत समय लिया, अभी यहीं पूरा करते हैं। अभी ये पूरा थोड़ी कुछ और भी बात है इसमें, कल और करेंगे इसकी चर्चा। बस आत्मा ही
बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में। निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में। सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में। वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान